हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो लास्ट क्लास में थी उसमें हम कार्बिन पढ़ रहे थे। ठीक है, कार्बिन की हमने डेफिनेशन देखी थी, उसके टाइप्स देखे थे और उसके फॉर्मेशन के कुछ रिएक्शंस और उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस देखी थी। हमने उसके बीच में एक रिएक्शन देखी थी जिसमें हमने कार्बिन का एल्कीन पर योग करवाया था। ठीक है, वो रिएक्शन थोड़ी सही तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई थी, आज हम उसको दोबारा देखते हैं। ठीक है, कार्बिन का हमने एल्कीन पर एडिशन करवाया था, तो उसके लिए मैंने कहा था, हमें पता है कि दो तरह की कार्बिन होती है, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। ठीक है, तो जो सिंगलेट कार्बिन है, अगर हम उसका सिस एल्कीन पर या सिस एल्कीन पर अगर हम उसको एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, सिंगलेट की अगर हम सिस एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिस प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन यदि हम ट्रिपलेट का सिस एल्कीन पर एडिशन करवाते हैं तो हमें सिस व ट्रांस दोनों ही प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह यदि सिंगलेट की ट्रांस एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, और यदि ट्रिपलेट की ट्रांस एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें वही सिस व ट्रांस दोनों ही प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, ये हमने कल देखा था कि सिंगलेट पर सिस या सिंगलेट का सिस और ट्रांस दोनों एल्कीन पर यदि रिएक्शन करवाई जाती हैं तो वो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन मिलती है। अर्थात जैसे एल्कीन का ज्यामिति, एल्कीन का विन्यास था, वैसा का वैसा ही हमें मिलता है। सिस एल्कीन होती है तो हमें सिस ही मिलता है और ट्रांस एल्कीन होती है तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। जबकि जब ट्रिपलेट कार्बिन का हम यूज करते हैं तो सिस लो या ट्रांस लो, सिस और ट्रांस दोनों ही फॉर्म हमें मिलती है और ट्रांस फॉर्म हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। ऐसा क्यों होता है इसको हम देखते हैं। तो देखिए, मैं इसको मिटाती नहीं हूं, आगे देखो। हम पहले देखते हैं सिंगलेट एल्कीन के बारे में। तो देखो, ये ली हमने सिस एल्कीन। ठीक है, ये सिस एल्कीन है, इस पर हमें कार्बिन का एडिशन करवाना है। ये हमने सिंगलेट कार्बिन ली है। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो सिंगलेट कार्बिन होते हैं, इसके जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कैसी कंडीशन में होते हैं, पेयर्ड कंडीशन में होते हैं। और जब दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड कंडीशन में होते हैं तो क्या होता है, उन दोनों का जो स्पिन होता है वो कैसा होता है, रिवर्स होता है। तो माना कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स है कैसे होंगे, एक अगर क्लॉकवाइज इन्वर्जन स्पिन होगी तो एक एंटी क्लॉकवाइज चक्रण होगा। ठीक है, इस तरह ये होगा। जब इसका हमें पता है कि ये किसकी तरह व्यवहार करता है, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है तो ये यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड में क्या हो जाएगा, टूटेगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा कि ये बॉन्ड तो ऐसा बना हुआ है, ये बॉन्ड इस तरह टूटता रहता है और CS2 जो कि सिंगलेट है वो बॉन्ड फॉर्मेशन की तैयारी में रहता है। ठीक है, और हमें इस तरह यहाँ पर सिस प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर ये टूटे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी वो कैसे होंगी, इसका क्लॉकवाइज होगा तो इसका एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टे होंगे तो हो सकता है वो उल्टे हो। हमेशा जब भी कोई बंध का निर्माण होता है तो उस बंध में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन दोनों की जो स्पिन होती है वो एक दूसरे की उल्टी होती है। ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज स्पिन वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्स है और यहाँ पर भी रिवर्स होगी तो इन दोनों के मध्य बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और हमें सिस प्रोडक्ट मिल जाता है।
इसी तरह यदि यह ट्रांस एल्कीन होती तो हमें क्या मिल जाता, ट्रांस प्रोडक्ट मिल जाता। ये तो हुई आपके सिंगलेट कार्बन की बात। अब हम देखते हैं कि ट्रिपलेट कार्बन में ऐसा क्या होता है कि वहां पर सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो देखिए ये ली हमने ट्रांस एल्कीन या सिस एल्कीन। ये हमने सिस एल्कीन ली, ठीक है। उसी के साथ में हम ये जो ट्रिपलेट कार्बन है इसका एडिशन करवाएंगे, ठीक है। जब ट्रिपलेट कार्बन का एडिशन होगा तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले जाएंगे। जिस भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन का स्पिन इसका रिवर्स होगा उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। माना कि हमने ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास चक्रण है वो इसका रिवर्स था, तो यहाँ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है और यहाँ पर भी ये क्लॉकवाइज मिल गया है और यहाँ पर भी ये क्लॉकवाइज मिल गया है, ठीक है। अब क्या यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। होगा क्या, जब तक की स्पिन चेंज नहीं होगी तब तक यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब इस कार्बन की इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज होती है उतने ही समय में ये जो सिंगल बॉन्ड है, आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि सिंगल बॉन्ड है जो घूर्णन दर्शाता है। इस सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो जाएगा, घूर्णन हो जाएगा और इस कार्बन का क्या होगा, विन्यास चेंज हो जाएगा। और क्या हो सकता है कि इसकी स्पिन चेंज होने में इतना कम समय लगे कि यहाँ पर इसका रोटेशन ही ना हो, और हो सकता है कि रोटेशन हो जाए और तब जाके इसकी स्पिन चेंज हो। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। तो एक तो पॉसिबिलिटी माना कि हमने इसका सिर्फ स्पिन का सिर्फ इन्वर्जन हुआ, स्पिन का इन्वर्जन हो गया लेकिन रोटेशन नहीं हो पाया, ठीक है। अर्थात कम समय में ही स्पिन का इन्वर्जन हो गया, ठीक है। कम समय में ही स्पिन का इन्वर्जन हो गया। अब यहां पर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये देखिए, और हमें क्या मिल जाएगा, सिस प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो सकता है कि ये स्पिन का इन्वर्जन जितने समय में हो उससे पहले ही इस कार्बन का क्या हो, इस बॉन्ड का रोटेशन हो जाए, घूर्णन हो जाए। तो घूर्णन अगर हो जाएगा, रोटेशन अगर हो जाएगा तो क्या होगा, जो कार्बन है उसका विन्यास चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका विन्यास हो जाएगा और जब विन्यास चेंज होगा उसके बाद में क्या हो, स्पिन का इन्वर्जन हो, ठीक है। अर्थात स्पिन इन्वर्जन में क्या हुआ हो, रोटेशन से ज्यादा समय लग गया। तो पहले रोटेशन हो गया, फिर उसके बाद में स्पिन का इन्वर्जन हुआ, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो हमारे पास में ट्रांस प्रोडक्ट मिल जाता है। देखिए क्या हुआ कि स्पिन इन्वर्जन हो रहा है और एक घूर्णन भी हो रहा है। तो हो सकता है कि स्पिन इन्वर्जन पहले ही हो जाए और रोटेशन ना हो पाए, और हो सकता है कि स्पिन इन्वर्जन में इतना समय लग जाए कि रोटेशन पहले हो जाए। तो रोटेशन हो गया और स्पिन इन्वर्जन हुआ, फिर उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर पहले से ट्रांस था तो हो सकता है वो सिस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इसलिए जो ट्रिपलेट कार्बन होती है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स की सेम तरह की स्पिन होने के कारण यहाँ पर इस तरह से और ट्रांस दोनों ही प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपके कार्बन का कंप्लीट। आज हम देखेंगे अब नाइट्रेट।
क्या होती है, उदासीन स्पीसीज होती है और इसके जो बाह्यतम कोश होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इस तरह इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो कि एक तो क्या बना रहा है, सहसंयोजक बंध बना रहा है और दो क्या है उसके पास में लॉन पेयर है। हम ये नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे, 4 उसके पास में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अर्थात अबंधित 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि एक वो सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। तो इसके बाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। 2 तो ये और 4 ये, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, और ये कैसे स्पीसीज है, उदासीन स्पीसीज है। बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन न्यून, क्योंकि इसका अस्टर क्या है, अपूर्ण है। जब अपूर्ण अस्टर है तो इलेक्ट्रॉन न्यून की तरह ये व्यवहार दर्शाता है। ठीक है, अब जिस तरह से कार्बाइन के हमने 2 प्रकार पढ़े थे, उसी तरह नाइट्रीन के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सिंगलेट और एक होता है ट्रिपलेट। ठीक है, लेकिन जो नाइट्रीन है उसकी एक विशेषता है कि उसमें जो ये 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक हमेशा कैसी कंडीशन में रहते हैं, पेयर्ड कंडीशन में रहते हैं। हमेशा कैसी कंडीशन में रहते हैं, युग्मित अवस्था में रहते हैं। बाकी जो 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन बचे, इनके आधार पर इसके 2 टाइप डिसाइड किए गए हैं। एक है सिंगलेट और एक है ट्रिपलेट। तो देखिए जो सिंगलेट होगा उसमें क्या होगा, ये जो 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन है ये भी किसी अवस्था में पाए जाते हैं, पेयर्ड अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम दर्शाएं तो इसको इस तरह दर्शा सकते हैं। ठीक है, कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो हमेशा पेयर्ड रहेंगे, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हो गए, बाकी शेष बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसी फॉर्म हो जाएगी, सिंगलेट फॉर्म हो जाएगी। लेकिन यदि ये अबंधित जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड फॉर्म में नहीं पाए गए, अनपेयर्ड फॉर्म में पाए गए, तो वो क्या हो जाएगी, ट्रिपलेट स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बाकी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं, जबकि वहां पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी संकरण की। तो इसका जो संकरण होता है वो तो क्या होता है, sp2, जबकि जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होता है इसका संकरण क्या होता है, sp। अब हम बात करते हैं कि sp2 संकरण है तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। sp2 संकरण होने के कारण ये जो दोनों ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड फॉर्म में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। जबकि यहां बात करें तो यहां क्या होता है, जो हमेशा ये पेयर्ड फॉर्म में पाया जाता है वो तो पाया जाता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में। बाकी जो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बचे वो किस में पाए जाते हैं, प्योर p कक्षक में वो प्रेजेंट होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह प्योर p कक्षक, शुद्ध p कक्षक में पाया जाता है, जबकि जो सदैव पेयर्ड फॉर्म में होता है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाया जाता है। कार्बाइन में सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों कार्बाइन का संकरण क्या था, sp2 था, जबकि यहाँ क्या है, सिंगलेट का तो sp2 है, जबकि ट्रिपलेट का क्या है, sp। ठीक है, sp में ज्यामिति कैसी हो जाती है, रेखीय, जबकि यहाँ ज्यामिति की जो ये समतल त्रिकोणीय। अब हम आगे बात करते हैं। हमने देखा यहाँ पर चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हो गए, तो एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, जबकि ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बाइन के गुण होते हैं। इनमें से स्थायी ज्यादा कौन होता है, ट्रिपलेट कार्बाइन सिंगलेट कार्बाइन की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो ये हुए सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बाइन के कुछ मुख्य लक्षण। अब हम देखते हैं कि नाइट्रीन का निर्माण कैसे होता है।
नाइट्रीन। फ्रॉम एल्किल एजाइड। देखिए क्या है एल्किल एजाइड। ये एल्किल एजाइड है। एजाइड जहां 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हो तो उसको हम एजाइड कहते हैं। एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए क्या हुआ, एल्किल एजाइड। एल्किल एजाइड को जब इसका विघटन होता है तो क्या होता है, यहां से ये N2 तो निकल जाता है और क्या बच जाएगा, यहाँ पर इस तरह नाइट्रीन का निर्माण हो जाता है। देखो कैसे, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के पास में एक लॉन पेयर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बन जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन वो वाले जो नेगेटिव चार्ज वाले और ये 2 इलेक्ट्रॉन खुद के नाइट्रोजन के। इस तरह हमारे पास में क्या मिल जाता है, एल्किल नाइट्रेट मिल जाता है। फ्रॉम एसिड नाइट्रेट से फॉर्म एसिड एजाइड से कैसे होगा, देखिए इसको एसिड बोलते हैं। यहां पर तीनों नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, इसको एजाइड कहते हैं। इसमें भी सेम वही होगा, जब इसका विघटन होगा तो यहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और हमारे पास में एसिड नाइट्रीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एल्किल एजाइड से एसिड एजाइड से RCO ग्रुप को एसिड बोलते हैं। इस तरह यहाँ पर एल्किल और एसिड नाइट्रीन का निर्माण हो जाता है। यही देखिए, अगर हम नाइट्रो ग्रुप से नाइट्रीन को बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, नाइट्रो ग्रुप से अगर हम PR3 की रिएक्शन करवाए जाए, ट्राई एल्किल फॉस्फेट की रिएक्शन करवाई जाए, तो हमारे पास में एल्किल नाइट्रीन का निर्माण हो जाता है। PR3NO2 को नाइट्रीन में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह यदि हम नाइट्रोजो को ले और उसके साथ में ट्राई एल्किल फॉस्फेट की रिएक्शन करवाए तो ये भी इसको किसमें चेंज कर देता है, नाइट्रीन में चेंज कर देता है। तो PR3 नाइट्रो और नाइट्रोजो दोनों को ही नाइट्रीन में चेंज कर देता है और उस तरह एसिड एजाइड और एल्किल एजाइड की रिएक्शन यदि हम अपघटन करवा दें तो हमें नाइट्रीन की प्राप्ति हो जाती है। आपके सिलेबस में नाइट्रीन की यही दिया हुआ है, तो इतना ही हम पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लेंगे बेंजाइन, एराइन, यह हमारा अगला मध्यवर्ती होगा, अगला इंटरमीडिएट होगा। आज की क्लास के लिए यही, थैंक यू।